हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइज हम कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, जिसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से। ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि 300 क्वेश्चन है, 50 ऑलमोस्ट क्वेश्चन बचे हैं जो हम इस पार्ट में करके ख़त्म कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। और गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी चैप्टर्स की, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 251, लिखा है कि सिम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एकीकृत परिपथ है, और जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर क्या होता है, मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक जो भी सर्विसेज होती हैं, आवश्यक सर्विसेज सब्सक्राइबर की स्टोर रहती हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर, ठीक है, क्या सर्विस सब्सक्राइबर की क्या रहती हैं, स्टोर रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है ICT का तात्पर्य क्या है। तो गाइस, ICT का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से है। मतलब इंफॉर्मेशन, गाइस इसका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हिंदी में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप लोग इंग्लिश में ही देखिएगा, बिकॉज जब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो हिंदी से हमें ऐसा जितना मतलब होना नहीं चाहिए। तो लिखा है ICT में क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूरभाष संचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन, प्रसारण मीडिया, सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो प्रक्रम एवं प्रेषण शामिल होते हैं। इसने कहा ICT में क्या है, आपका IT के साथ क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन है, प्रसारण मीडिया है, और सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो जो है प्रक्रम और जो प्रेषण है यानी कि ट्रांसमिशन, वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होते हैं ICT में। तो सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए देखिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी, और दूसरी चीज़ हो गई हमारा हार्डवेयर, जिस पे भी आप ये काम करेंगे, यानी कि जैसे कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन तथा डिज़ाइन आदि के कार्यों, इन कार्यों के निष्पादन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी हार्डवेयर से संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि SMS का तात्पर्य क्या है। तो SMS की फुल फॉर्म होती है हमारे पास शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो SMS का तात्पर्य है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और इसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन से संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मतलब आप जो भी डेटा है उसको भेजना और रिसीव करना। फिर लिखा है हैकिंग क्या होती है। ठीक है, तो हैकिंग क्या होती है, किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी जो सहमति के बिना गोपनीय डाटा, यानी कि जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो, या फिर जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना, हस्तक्षेप करना, हैकिंग कहलाता है। मतलब बिना मेरी जानकारी के मेरे कंप्यूटर में घुस के मेरा जो पर्सनल डेटा है उसके संग छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कंप्यूटर हैकर है। अब देखिए कंप्यूटर हैकर क्या है, जो हैकिंग करता है। ठीक है, इसमें लिखा है जो प्रशासकीय नियंत्रणों पर अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। मतलब कि आपका पासवर्ड, ये जो भी सुरक्षा, जो भी सिक्योरिटी है, उसको तोड़ कर क्या है, आपके कंप्यूटर में जो है एंट्री कर जाए, आपके डेटा को क्या करता है, हैक करता है उसके साथ छेड़छाड़ करता है। ठीक है, इसमें लिखा एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, हैकर होता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखा है ब्लैक हैट हैकर्स को बोलते हैं क्रैकर। ओके, देखते क्या है। इसमें लिखा है एक ब्लैक हैट, तो इसमें लिखा है एक ब्लैक हैट हैकर, जिसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, क्रैकर। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार के बिना कंप्यूटर सुरक्षा का भेदन करता है। मतलब उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है, फिर भी वो सिक्योरिटी तोड़ के अंदर चला जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, सामान्यतः कोई कंप्यूटर, फ़ोन सिस्टम या नेटवर्क का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाना, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करना और पहचान
चुराना यानी कि आइडेंटिटी को चुराना, फिर अन्य प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है। ठीक है, ये सारे काम क्या करता है? गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है, क्रैकर होता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी आर लिखा है और इसका आंसर भी क्रैकर है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो गाइस इसका आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब इसने कहा कि आप किसी कोई वेबसाइट है जिस पे आप लॉगिन मतलब जिस पे आप एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज क्या है इसमें नकली नेटवर्क यातायात मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से आप उसमें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस प्रकार से जाना जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? आइए, इसमें लिखा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे ये कहते हैं। ठीक है, मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं और यह एक प्रकार का क्या है? साइबर अटैक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम कार्य है। ठीक है, तो साइबर क्राइम हैकिंग होती है, इसमें स्टॉकिंग होती है, इसमें सर्विस आघात की मनाही। ओके, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है सर्विस, इसमें है हैकिंग, स्टॉकिंग हो गया, सर्विस आघात की मनाही। ये सब क्या है? साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह, संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, समूह, संगठन को बार बार सताने या परेशान करने को क्या बोलते हैं? हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा इसमें लिखा है कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क संसाधन को प्रयोक्ताओं के प्रयोग हेतु अनुपलब्ध कराने का प्रयास, सर्विस आघात की मनाही, यानी कि जो अभी हमने पहले देखा था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? अपराधी की कंप्यूटर जो दक्षता है यानी कि कंप्यूटर एफिशिएंसी, और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। मतलब इसने कहा कि जो अपराधी है उसको तो कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और जो उसका शिकार है ना उसको कंप्यूटर के बारे में क्या है? नॉलेज थोड़ी सी अनभिज्ञता मतलब कि ना के बराबर होनी चाहिए। तो आराम से ये क्या कर सकता है? साइबर अपराध कर सकता है। ठीक है, वही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। साइबर अपराधी सामान्यतः कंप्यूटर दक्ष होते हैं और इन अपराधियों का शिकार कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ मतलब जिसको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। यही साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषता हैं। एक को तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, एक को कुछ नहीं आना चाहिए। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो इसको अगर आप स्किप करते हैं तो चलेगा, और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो इसमें लिखा है ऑनलाइन चैटिंग। तो गाइस ऑनलाइन चैटिंग कभी भी कोई साइबर अपराध नहीं हो सकता। तो बाकी सब है हमारा फिक्सिंग है, आपका साइबर स्टॉकिंग है जो अभी हम पढ़ रहे, किसी को बार बार तंग करना, परेशान करना, साइबर स्टॉकिंग। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपकी आइडेंटिटी को चुराना हो गया, आपकी फिक्सिंग है। ये सारे आपके साइबर अपराध है, लेकिन चैटिंग आपका अपराध नहीं है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। लिखा है कि कंप्यूटर में मूल जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होते हैं। फिर लिखा है कंप्यूटर को जाल क्रमित करना, कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ये जाल क्रमित करना मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसमें लिखा है कि खतरे, आइए देखते हैं इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कहते हैं। मतलब सपोज़ एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, इन सबको जोड़ दिया हमने एक साथ। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ दिया, ये हमारा क्या होता है? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचना जैसे कि हम चैटिंग करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान सुगम होने के साथ साथ क्या है? हैकिंग, वायरस आदि सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ते हैं। मतलब सब कुछ बहुत आसान भी हो रहा है, दूसरा खतरे भी हैं, जैसे कि हैकिंग हो सकती है, वायरस का खतरा आ सकता है, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसमें लिखा है खतरे के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल खतरा आता है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सूचना अभिगम की जो है संभावनाओं को बढ़ाता है, मतलब कि आदान प्रदान सूचना का, बिल्कुल सही है।
लिखा है योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र प्रायः कहा जाता है। ठीक है, वो है इसमें लिखा है निर्णय समर्थक तंत्र। ठीक है, योजना बनाने के प्रयुक्त डेटा तंत्र को क्या बोलते हैं हम? निर्णय समर्थक तंत्र कहा जाता है। फिर लिखा है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, क्या करता है? ऑनलाइन। ठीक है, इसमें लिखा होता है कि कार में जो हमारे पास होता है ना, जो मीटर लगा होता है, जो स्पीड बताता है, वो क्या होता है? वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है ना, तो वो इस तरह से आपको टाइम बताती है। एक हमारे पास होती है डिजिटल वॉच, जो इस तरह से आपको क्या बताती है? टाइम। ठीक है, ये है आपकी डिजिटल, ये है आपकी एनालॉग। ठीक है, तो जो कार में मीटर लगा होता है ना, वो भी एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो लिखा है कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र यानी कि स्पीडोमीटर होता है, जो आपकी स्पीड बताता है कार की, ऑनलाइन कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार होता है। एनालॉग कंप्यूटर में मापे गए आंकड़ों को संसाधित यानी कि प्रोसेस कर दिखाता है। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम समय कौन सी मेमोरी लेती है? तो वो लेती है कैश मेमोरी। देखो क्या होता है कैश मेमोरी। यह एक छोटी तथा अत्यधिक तेज मेमोरी है। यहाँ वह सूचना संग्रहित होती है जिसकी जो सीपीयू है यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को बार बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ये ऐसी मेमोरी है जहाँ देखिए मेमोरी क्या है? जहाँ डेटा स्टोर होता है। तो ये जो कैश मेमोरी है वो एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी जो है सीपीयू को बार बार ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी यानी कि जो मेन मेमोरी यानी कि रैम की अपेक्षा जो ये कैश मेमोरी से सूचना को पढ़ना और एक्सेस करना अधिक शीघ्रता से होता है, मतलब बहुत तेज़ी से होता है। फिर गाइज यहाँ देखिए लिखा है आर, इसका भी वही आंसर आप पढ़िएगा ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे भी लिखा है आर यानी कि रिपीट हो रहा है ये भी। फिर हाँ, इसमें लिखा है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा है कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी काम जो कंप्यूटर में होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, आप एक प्रोग्राम बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। इसने कहा लिखित प्रोग्राम यानी कि जो प्रोग्राम आपने लिख रखा है, बना रखा है, जिसके कारण कंप्यूटर जो है वांछित तरीके से काम करता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में या जैसे आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक प्रोग्राम ही होता है इनफैक्ट। ठीक है, तो इस पर क्या है? अवांछित तरीके से इस पर काम करते हैं। तो लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या होता है? एक तो होता है, हमने अभी देखा सॉफ्टवेयर, तो या तो आप बोल दीजिए इसे कंप्यूटर प्रोग्राम या आप कह दीजिए सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ है। तो इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को उपयोग करने में सहायता करता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह होता है जिससे कंप्यूटर द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम का एक समूह होता है जिससे कंप्यूटर जो भी सारे काम है वो करता है। ठीक है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने बताया था MS वर्ड होता है, पेंट होता है, MS एक्सेल होता है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पे आप कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे PPT बनाना है तो PPT के लिए होता है, एक्सेल शीट के लिए होता है, आपका वर्ड होता है, नोटपैड होता है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए होता है, वीडियो देखनी है तो उसके लिए होता है सारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना जो है कंप्यूटर काम ही नहीं करता, मतलब ऑन ही नहीं हो सकता, काम ही नहीं कर सकता, वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर का जो भाग नहीं है? इसने कहा क्या ऐसा है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो क्या इनपुट यूनिट बिल्कुल है, आउटपुट यूनिट भी होती है। इनपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मेमोरी यूनिट जैसे आपका रैम रोम, मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी। अब इसमें लिखा है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होता है? तो बेसिक यूनिट नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, इसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट क्या? माइक्रोसॉफ्ट है। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर विकास करने, मतलब ये क्या जो माइक्रोसॉफ्ट है एक कंपनी है जो क्या करती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है कहाँ है? वॉशिंगटन में है। और 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। कौन कौन था? बिल गेट्स और दूसरे हैं पॉल एलन। इनके साथ मिलकर 1975 में इस कंपनी की स्थापना की थी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। लिखा है विप्रो कंपनी के जो मुख्य हैं कौन है? तो वो है
देखिए कौन है, अजीम प्रेमजी। ठीक है, विप्रो के संस्थापक चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं। वर्तमान में विप्रो के चेयरमैन, आप देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले कि कौन है। ठीक है, इसमें लिखा है ऋषभ प्रेमजी। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो है आपकी एम जंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2001 में टाटा जो है आपका सेल से संयुक्त उद्यम यानी कि 50-50 का रेशियो द्वारा स्थापित ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और इस कंपनी का जो है सकल कारोबार 2015 तक की बात हो रही है तो 3,50,000 करोड़ रुपए है। और लिखा है ये स्टील का ई व्यापार करती है। और एम जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी यानी कि ई कॉमर्स कंपनी बताती है, ना कि सबसे बड़ी, सबसे अग्रणी। ठीक है, ना कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, अब इसने कहा यूपीपीसीएस में क्या हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए बताया था, यानी कि फ्लिपकार्ट को बताया। ठीक है, तो आप एक बार इंटरनेट का यूज़ करिए और आंसर देखिए क्या है। इसमें लिखा है स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। स्काई ड्राइव तो वो है माइक्रोसॉफ्ट की। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है माइक्रोसॉफ्ट की। क्लाउड कंप्यूटिंग जो सेवा है वो क्या है आपकी, स्काई ड्राइव लिखा है। स्काई ड्राइव वही लिखा है। अब इसे वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पहले हम बोलते थे स्काई ड्राइव, अब हम इसे बोलते हैं वन ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अलग अलग से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं है। तो देखिए गाइस, हमारे पास लेयर्स होती है, हमने पढ़ा था 7। इसमें लिखा है हार्डवेयर एज ए सर्विस। दिए गए विकल्पों में हार्डवेयर एज ए सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं है, जबकि विकल्प CBD जो है सर्विस लेयर उपलब्ध होती है। इन्हें क्रमशः SaaS, PaaS और IaaS कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, यहाँ पे है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और यहाँ लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, तो ये तीनों हैं आपकी, ये वाली नहीं है, मतलब हार्डवेयर एज ए सर्विस ये नहीं है आपकी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट लून संबंधित है। आइए देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट लून। तो इसमें लिखा है प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें तार की ज़रूरत नहीं होती, से संबंधित है। यह परियोजना गूगल द्वारा शुरू की गई है। किसने शुरू करी, गूगल ने। तो प्रोजेक्ट लून हवा में जो है तैरते गुब्बारे का एक समूह, मतलब क्या है, हमने गुब्बारे जो है हवा में तैर रहे हैं, बहुत सारे हमने ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण और सुदूर इलाके में इंटरनेट सेवा मुहैया कराना। तो ये क्या करेगा, जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें इंटरनेट सुविधाएँ देगा। और इस परियोजना की शुरुआत जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यूजीलैंड में की गई थी। ठीक है, शुरुआत वहाँ से हुई, न्यूजीलैंड से। तो प्रोजेक्ट लून में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन से बने गुब्बारे की है, जिसमें हमने कौन सी गैस भर के, हीलियम। ठीक है, लिखा है IBM का पूर्ण, अच्छा इसकी फुल फॉर्म बतानी है IBM की। ये IBM देखिए कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये अमेरिका की एक एमएनसी है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित है। अब लिखा है HTML की फुल फॉर्म। लिखा है HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, ये याद करना पड़ेगा आपको। URL, अब URL की इसने पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, तो URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसकी क्या फुल फॉर्म है, तो इसकी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रत्येक वेब पेज। देखिए अब URL क्या होता है इसके बारे में थोड़ा इसने कहा कि जो प्रत्येक वेब पेज का एक निश्चित अलग और अद्वितीय एड्रेस होता है। मतलब आप देखते होंगे जब आप यूट्यूब, सपोज़ कि कंप्यूटर में आपने यूट्यूब खोला तो ऊपर जो है कुछ ऐसे करके आपका लिखा होता है HTTP, फिर इस तरह से लिखा होता है कुछ भी youtube.com, ये ऐसे करके कुछ लिखा होता है, आपका एक एड्रेस लिखा होता है ऊपर। ठीक है, यही आपका क्या होता है, URL होता है। ठीक है,
इसने कहा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर हम उसे बोलते हैं URL। लिखा है FTP। क्या है FTP? है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या है इसका पूरा नाम? ये इंटरनेट पर फाइल के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, मतलब फाइल को सेंड करना, रिसीव करना। फिर SMPS क्या होता है? देखिए, SMPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS उन शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिसमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है UPS क्या होता है? ओके, UPS क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए, UPS आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, अब तो कम यूज़ करते हैं। जब क्या होता है, आपके पास सिस्टम होता है, तो उसमें क्या है, सपोज़ लाइट चली जाती है, तो जब लाइट चली गई तो क्या होता है, पावर ऑफ हो जाएगी आपके कंप्यूटर की। तो हम क्या करते थे, एक UPS लगा देते थे। ठीक है, अब UPS क्या करता था कि उसके बाद इतना बैकअप होता था ना, सपोज़ 15 मिनट का ही बैकअप है या 20 मिनट का ही बैकअप है। ठीक है, तो आप वो चल जाता था, और उतने में आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो काम करना है उसको कंप्लीट करके आप आराम से अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते थे। नहीं तो लाइट गई और कंप्यूटर ऑफ, ऐसा हो सकता था। ठीक है, डेस्कटॉप में होता था। देखिए, अब लैपटॉप में क्या होता है, बैटरी इतनी होती है, वो 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा चली जाती है। ठीक है, बट पहले डेस्कटॉप में ऐसा कोई नहीं था कि वो आप बैटरी हो और वो सेव रहे उसमें, मतलब इसमें क्या है, बैटरी है, वो चार्ज है और आपका डेस्कटॉप बंद ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। डेस्कटॉप के टाइम पे UPS ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो कम ही यूज़ होता है। अब लिखा है इसमें UPS का जो विस्तृत रूप है वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या हार्डवेयर डिवाइस है? जो कंप्यूटर को आवश्यक पावर सप्लाई बनाए रखता है, ताकि अचानक विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर को क्या करा जा सके, शट डाउन किया जा सके। ठीक है, इसमें लिखा है JSP का मतलब क्या है? इस JSP मतलब है जावा सर्वर पेजेस। लिखा है जावा सर्वर पेजेस प्रौद्योगिकी का एक संग्रह है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को HTML, XML आदि पर आधारित डायनेमिक वेब पृष्ठ यानी कि वेब पेजेस के निर्माण में मदद करता है। यानी आप देखते होंगे ना, वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, वो उसका निर्माण में मदद करता है। ठीक है, लिखा है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? आइए इसके बारे में थोड़ा फ्लैश मेमोरी देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, क्या है फ्लैश मेमोरी? हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटर या और डिजिटल निकाय हैं उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्लैश मेमोरी, जो विद्युत ऊर्जा के ना रहने पर भी बनी रहे, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी जैसी अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो कट जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, ये नॉन वॉलेटाइल है, तो ये मेमोरी बनी रहती है। मतलब ये मेमोरी जो है इरेज नहीं होती है, मतलब ख़त्म नहीं होती। जो भी डेटा इसमें जा रहा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, चाहे लाइट चली जाए। ठीक है, तभी हम उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो पेन ड्राइव है आपकी, डिजिटल कैमरा, डिजिटल उत्पादों से प्रयुक्त मेमोरी कार्ड, ठीक है, आदि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। मतलब ऐसा कुछ कि जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई है कंप्यूटर में और लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या पेन ड्राइव में से सारी डेटा ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो इसमें लिखा है कि जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव की अपेक्षा जो है फ्लैश मेमोरी का बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की, मतलब जैसे हमें हर चीज़ को चलाने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम कहें हार्ड डिस्क की और हम पेन ड्राइव की बात करें और हार्ड डिस्क की बात करें, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा ज़्यादा लेती है और ये कम लेती है, पेन ड्राइव कम लेती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य हार्ड डिस्क से महंगी होती है। मतलब अगर आप कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो सपोज़ कि आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है आपके पास, और आपने कहा भैया मुझे 1 TB की क्या चाहिए, पेन ड्राइव भी लेनी है, तो आपकी पेन ड्राइव महंगी होगी और हार्ड डिस्क आपकी क्या होगी, सस्ती होगी 1 TB की, यही बोला है उसने। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए जो है प्रयुक्त होती है। तो गाइस बिल्कुल सही है हमारा, ये वाली ए हमारा बिल्कुल सही है।
फिर इसने क्या बोला कि यह विस्तृत ताप परास यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस तक काम करती है। बिल्कुल ये भी सही है। ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। गलत है, ये आपका ये महंगा है इनफैक्ट। ठीक है, ये कम शक्ति का उपयोग करती है, मतलब ये कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है क्या? बिल्कुल सही है कि यस, ये कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो इसने कहा मदरबोर्ड, मतलब जो सबसे मेन चीज़ होती है ना कंप्यूटर में, वो होती है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर आदि में क्या होता है, परिपथ बोर्ड, लगा परिपथ बोर्ड होता है और इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग क्या होता है, इसका चिपसेट होता है। चिप की सहायता से ही मदरबोर्ड की जो क्षमता यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी या उसकी विशेषताओं के बारे में कल्पना की जा सकती है। जैसा मदरबोर्ड होगा वैसे ही, ठीक है, उसकी क्षमता और विशेषताओं को आप बता सकते हैं। फिर लिखा है कि आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। जब हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी ना, तब उससे सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर बना है डिजिटल कंप्यूटर, वो था IBM सिस्टम, ये वाला /360। तो लिखा है कि आईसी चिप द्वारा जो है निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम /360 था और ये एक क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे 1964 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने, इस क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसने बस ये बोला है कि एक्सॉर गेट को बनाना है आपको, ठीक है, एक्सॉर फंक्शन लाना है। उसने कहा कितने एंड गेट लगेंगे। अब गाइस ना आपको पता है एक्सॉर के बारे में, ना आपको पता है एंड गेट के बारे में, तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो इसमें वैसे एंड गेट कितने लगे, 1 2 3 4, इसका आंसर है A4। ठीक है, अब इसे बनाना, ऐसा क्वेश्चन आना ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 292 की बात करते हैं। तो यहाँ पे MS-DOS ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरस में से एक की डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम बताइए। तो गाइस यहाँ वायरस का जो नाम है वो है माइकल एंजेलो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं कम है। ठीक है, इसमें लिखा है MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने वाला वायरस माइकल एंजिला था। ठीक है, वायरस जो था उसका नाम है माइकल एंजिला। और माइकल एंजिला वायरस की जो ये सर्वप्रथम खोज जो है ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1991 में हुई थी। ठीक है, ये आप रट लीजिए। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसने कहा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये संगणक क्या होता है ना गाइस, आप हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं हम? 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो देखिए अभी तक में जो हम सुनते हैं वो है आकाश, और ये आपने भी सुना होगा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ठीक है, लंदन स्थित कंपनी डाटा विंग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT, ठीक है, राजस्थान द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित आकाश विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट था। ठीक है, उसका रेट क्या था? 2276 था और 50% की सब्सिडी प्रदान करने के बाद छात्रों को दिया जाता था। कितने में दिया जाता था? 1100, मतलब 1100 रुपये में आपको एक टैबलेट मिल रहा था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आने लगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी। तो 2012 में क्या है, भारत सरकार ने इसका उन्नत संस्करण, ठीक है, ये वाला बंद कर दिया, इसका और क्या है एडवांस संस्करण आ गया जो था आकाश 2 पेश कर दिया गया। ठीक है, इस कितने रुपए का था? वो सिर्फ इतने का, और सब्सिडी पे हमको मिल रहा था, मतलब स्टूडेंट्स के लिए था, ये 1100 रुपये में मिल रहा था। ठीक है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो आजकल जैसे हम UPI भीम ये सब यूज़ करते हैं ना, क्वेश्चन उस पर रिलेटेड है। तो लिखा है कि भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए ये ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है यहाँ जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में कितने होते हैं? 2 घटक होते हैं। आइए चलिए दोनों देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है जो भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, एक क्या है UPI आधारित भुगतान इंटरफेस है जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नंबर या फिर
नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन का हस्तांतरण संभव बनाता है। यानी रियल टाइम में मतलब कि आपने तुरंत पैसा भेजा और तुरंत पहुंच गया, ठीक है। तो भीम ऐप के प्रमाणीकरण या सत्यापन के 3 स्तर हैं। क्वेश्चन में लिखा है 2 है और यहाँ लिखा है 3 है, तो जो सेकंड वाला है वो हमारा हो गया गलत, ठीक है। पहला स्तर क्या है, डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। एक आपको इसमें आएगा डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर। दूसरा है पूछेगा बैंक अकाउंट है जिसे प्रयोगकर्ता भीम ऐप से क्या करता है, लिंक करता है, मतलब आपको एक बैंक अकाउंट देना पड़ता है, ठीक है। जबकि अंतिम स्तर पर क्या है, यूपीआई पिन है, फिर आपका आता है यूपीआई पिन, ठीक है। जब आप भीम ऐप पे रजिस्टर करते हो तो ये चीज़ें आती हैं, और जब आप पैसों का हस्तांतरण करते हैं तो कुछ चीज़ें तो सेव ही हैं आपकी, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर सेव हो जाता है, अकाउंट सेव हो जाता है, बस यूपीआई पिन ऐड बाद में आपको देनी पड़ती है, ठीक है, जो किसी लेन देन को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। इसके विपरीत जो है चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के केवल 2 घटक होते हैं। आइए फिर से ऊपर जाते हैं हम लोग। लिखा है कि भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए जो यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव, मतलब कि अगर कोई बैंक खाता यूपीआई से कोई बैंक खाता जुड़ा है तो आप उससे जो हस्तांतरण कर सकते हैं भीम ऐप के थ्रू। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। इसने कहा चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, गलत, इसमें 2 होते हैं। और जो भीम ऐप में प्रमाणीकरण के इसमें लिखा है 3 घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, गलत, इसमें 3 होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार की। ओके, ये रणनीति विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की। गाइस ये क्वेश्चन भी ऐसा चाहने वाला नहीं है, ठीक है, ये कभी आया होगा, पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, 1991 1992 की बात है। करंट अफेयर्स का उस टाइम आया होगा तो उस टाइम ये क्वेश्चन दे दिया गया होगा, ठीक है, कि कोई रणनीति आई होगी जो 1999 से लेकर 2004 तक की होगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की थी, वही है, कुछ नहीं है इसमें। लिखा है कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। आई ये देती है कंप्यूटर, देखिए विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा और सूचना यानी कि आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर क्या करती है, बल देती है। वेब पोर्टल DACNET संबंधित है, ठीक है, ये है ई एग्रीकल्चर से, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। तो लिखा है DACNET इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि और सहकारिता विभाग की यह एक ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। गाइस इसमें याद करने जैसी चीज़ें हैं, समझने वाली कुछ नहीं है, तो आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लिखा है डैश खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। ये सब कौन करता है, आपको पोर्टल से मिलती हैं, ठीक है। इसमें लिखा है पोर्टल जो होते हैं खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल मनोरंजन जैसी जो सेवाएं हैं प्रदान करती है। कौन, पोर्टल। तो पोर्टल का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तो लिखा है इंटरनेट से जुड़ने पर, ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं, ठीक है। हमें देखिए हर एक का हम क्या कहते हैं, कौन सा हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, पोर्टल होता है। मतलब अगर आपको खेल से संबंधित चाहिए तो हर एक खेल का हर एक जो वेबसाइट है एक पोर्टल बनाते हैं, ठीक है। खेल से संबंधित हो या आपको मौसम संबंधित जानकारी चाहिए किसी भी, तो आप एक पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से देखेंगे। ये अंतर्जाल के अथाह सागर में एक लंगर की तरह कार्य करता है और इस पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियाँ जुटाकर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। मतलब बहुत सारे सोर्सेज से आपको जानकारी मिलकर इकट्ठी की जाती है और इस पोर्टल पे डाल दी जाती है, आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। उस पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 300। तो गाइज थोड़ा ये चैप्टर बड़ा हो गया था बट हमने सारा कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जो वीडियो है अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। PDF डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अब तक के लिए थैंक यू।